Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 8.2 नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन। अब जो भारतीय संघीय है, ठीक है, उसका क्या नेचर है, क्या स्वरूप है वो देखिए। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ फेडरल स्ट्रक्चर, it is indeed very difficult to put the Indian Constitution in the category of true federation. अब देखिए, जो भारतीय संविधान है उसका जो संरचना है वो एक संघ के हिसाब से है। यहाँ पे दो तरह के सरकार हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबका अपना अपना शक्ति है, सब अपने शक्तियों के हिसाब से काम करते हैं, अपने क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है ये कहना कि भारतीय संविधान पूरी तरह से एक सच्चा संघ है। The framers of the Constitution have modified the true nature of Indian Federation by incorporating certain non-federal features in it. अब देखिए, जो भारतीय संविधान बना रहे थे वो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे लाए जो कि नॉन फेडरल है, ठीक है, जिसके वजह से भारतीय जो संविधान है वो पूरी तरह से हम लोग नहीं कह सकते कि ये एक फेडरल सिस्टम है, ये एक संघीय प्रणाली है। अब वो क्या क्या चीज़ है जो कि नॉन फेडरल है वो देखिए। दीज आर Article 1 of the Constitution describes India as a union of states, which implies two things. Firstly, it is not the result of an agreement among the states, and secondly, the state have no freedom to secede or separate from the union. अब देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत जो है ये क्या है। आर्टिकल 1 हमारे जो संविधान में है वो कहता है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, बहुत सारे राज्य को मिला के एक देश बना है जिसको भारत कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यों के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, अग्रीमेंट की वजह से ही भारत नहीं बना है। दूसरा, कोई भी राज्य अपने आप को केंद्र सरकार से अलग नहीं कर सकता। कहने का मतलब भारत में जो राज्य है, ठीक है, अब जैसे वेस्ट बंगाल की मैं बात करूँ तो ये एक स्टेट है जो कि इंडिया में है, ठीक है। अब कुल भारत में अभी 29 स्टेट्स हैं, ठीक है, तो ये जो स्टेट्स हैं ये भारत से खुद को अलग नहीं कर सकते। 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये भी भारत को खुद से अलग नहीं कर सकते। Besides, the constitution of the union and the state is a single framework from which neither can get out and within which they must function. अब इसके साथ साथ जो संविधान है वह केंद्र सरकार यूनियन और राज्य सरकार स्टेट को एक ही प्रणाली में बांध के रखा है, जिससे वह बाहर नहीं जा सकते, और उनको जो काम दिया गया है, उनको जो क्षेत्र दिया गया है, वहां पर उनको मिल के काम करना है। द फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज indestructible and helps to maintain the unity of the country. अब यह जो संघ है ये यूनियन है, इसमें एकता है क्योंकि इसको तोड़ा नहीं जा सकता और पूरे देश को ये एकत्र करने में, एक साथ रखने में बहुत ही हेल्पफुल है, मददगार है। The center appoints the governors of the state and may take over the administration of the state on the recommendation of the government or otherwise. अब जो केंद्र सरकार है वो हर एक राज्य में गवर्नर्स अपॉइंट करते हैं, गवर्नर्स लागू देते हैं, और जो राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो राज्य चलाया जा रहा है चीफ मिनिस्टर द्वारा, हर एक राज्य का अपना चीफ मिनिस्टर होता है, तो वो राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन वो सरकार अपने ऊपर भी ले सकता है अगर गवर्नर ये कहते हैं। मान लीजिए कोई राज्य है जहाँ पे सरकार जो है, राज्य सरकार, वो ठीक से राज्य को नहीं संभाल पा रही है या बहुत ही वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो ये क्या होता है, ये तब होता है जब वो देखा जा रहा है कि यहाँ पे असुविधाएं हो रही हैं। इन अदर वर्ड्स, गवर्नमेंट इज द एजेंट ऑफ द सेंटर इन द स्टेट। दूसरे शब्दों में जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का एजेंट होता है राज्य में। द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम क्लियरली रिवील्स दैट द गवर्नर हैज एक्टेड मोर एज सेंटर्स रिप्रेजेंटेटिव देन एज द हेड ऑफ द स्टेट। अब जो वर्किंग इंडियन फेडरल सिस्टम है, जो देखा गया कि जो गवर्नर है वो एक सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव करता है, वो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करता है हर एक स्टेट में, और वो किसी राज्य का हेड नहीं होता है। दिस एनेबल्स द यूनियन गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे क्या होता है, जो केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको ये मौका मिलता है कि जो राज्य में काम हो रहा है, जो राज्य सरकार काम कर रही है, उसको वह नियंत्रित कर सके।
द कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट्स आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। अब यह जो नेशनल राष्ट्रीय आपातकालीन की जो स्थिति आई थी उसके बाद जो यूनियन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। द इक्वालिटी ऑफ यूनिट्स इन अ फेडरेशन इज बेस्ट गारंटेड बाय देयर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑन द अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट। अब जितने भी यूनिट्स हैं, जैसे भारत में 29 स्टेट्स है, 7 यूनियन टेरिटरीज है, इन सबको समान रूप से चलाया जाए, इन सबको एक बराबर का दर्जा दिया जाए। ये तब हो पाएगा जो कि अपर हाउस है, जो कि आपका पार्लियामेंट है, ठीक है, वहाँ पर अपनी बातों को लोग रखते हैं। अगर आप कहीं पार्लियामेंट का स्पीच सुने हैं, संसद का देखे हैं, ठीक है, वहाँ पे कैसे काम होता है, तो हर एक स्टेट के लोग जो वहाँ के विधायक हैं, मेंबर्स हैं, वो लोग अपनी बातों को रखते हैं और उस पर फिर कार्रवाई होती है। However, this is not applicable in case of Indian state. लेकिन यह जो भारतीय राज्य हैं उनके लिए यह नहीं हो पाता है। They have unequal representation in the राज्यसभा। राज्यसभा में इनका unequal representation होता है। In a true federation such as that of United States of America, every state, irrespective of their size in terms of area and population, it sends 2 representatives in the upper house, that is Senate. अब देखिए, यूनाइटेड जो कि फेडरल, एक जो ट्रू फेडरेशन है, जो जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, तो वहाँ पे राज्य का साइज़ क्या है, वहाँ पे कितना क्षेत्र है, क्या पॉपुलेशन है, उसको ध्यान में ना देते हुए सब जगह 2 रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं अपर हाउस में, जहाँ पे जिसको सेनेट कहते हैं। लेकिन भारत में क्या होता है, अब जो राज्य बहुत ही बड़ा है उसको अलग ज़्यादा पैसा दिया जाता है, जो राज्य छोटा है उसका ज़्यादा, उसको कम दिया जाता है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से यहाँ पे संसाधनों को बांटा जाता है। In addition to all this, all important appointments such as the Chief Election Commissioner, the Comptroller and the Auditor General are made by the Union Government. अब इसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण नौकरियां हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, कॉम्प्ट्रोलर कौन होगा, ऑडिटर जनरल कौन होगा, ये केंद्र सरकार नियुक्त करती है, नौकरियां देती है। बिसाइड देयर इज सिंगल सिटीजनशिप। इसके साथ ही साथ भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, हर एक व्यक्ति भारत का नागरिक है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट। अब यहाँ पे हर एक राज्य का अपना अपना कोई संविधान नहीं हो सकता, एक भारतीय संविधान है जो सब राज्यों को मानना पड़ेगा, जो भारत के अंतर्गत है। द स्टेट कैन नॉट प्रपोज अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो राज्य है वो संविधान में बदलाव नहीं ला सकते। कहने का मतलब हर एक राज्य अपने हिसाब से कोई कानून नहीं बनेगा, उसका जो कानून बनेगा वो पूरे देश के लिए बनेगा। As such, amendments can only be made by the Union Parliament. इसलिए जो संसद है वहां पर ही संशोधन हो सकता है और बदलाव हो सकता है। राज्य स्तर पर यह नहीं होगा, केंद्र स्तर पर यह होता है। In order to ensure uniformity of the administrative system and to maintain minimum common administrative standards without impairing the federal system. अब देखिए, ये चीज का ध्यान रखने के लिए कि यूनिफॉर्मिटी हो, मतलब सब जगह एक ही चीज लागू हो, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर आपके संविधान में अगर नियम है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो यह सिर्फ वेस्ट बंगाल में या बिहार में या यूपी में नहीं, भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, सब जगह यह नियम होगा। तो यूनिफॉर्मिटी हुई, साथ ही साथ मिनिमम कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड्स बने रहे, ताकि जो फेडरल सिस्टम है वो बटे नहीं। ऑल इंडिया सर्विसेज सच एज IAS एंड IPS हैव बीन क्रिएटेड विद विच आर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन। अब जितने भी पब्लिक सर्विसेज हैं, ठीक है, जैसे कि IAS हुआ, IPS हुआ, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। In financial matters too, the states depend upon the union to a great extent. अब आर्थिक रूप में भी जो राज्य सरकार होता है वो काफ़ी हद तक केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर होता है। The states do not possess adequate financial resources to meet their requirement. अब जो राज्य सरकार होता है उसके पास हर समय इतना आर्थिक संसाधन नहीं होता है कि वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। During financial emergencies, the central exercises full control over the state's finances. जब कोई आर्थिक आपातकालीन स्थिति आती है तो जो राज्य सरकार का
आर्थिक निर्णय है, आर्थिक कार्य है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई ऐसा राज्य है जिसको बहुत पैसा चाहिए अपने राज्य को चलाने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं है और बहुत ही तकलीफ हो रहा है, तो वहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो अपने नियम को लागू करके वो वहाँ का फिनांस को देख सकता है कि कैसे क्या हो रहा है। In case of disturbance in any state or part thereof, the union government is empowered to depute central force in the state and to distribute part of the state. अब मान लीजिए कोई राज्य है जहाँ पे किसी भी तरह का माहौल खराब हो रहा है या किसी राज्य के कुछ हिस्से में कोई माहौल खराब हो रहा है, तो वहाँ पे जो केंद्र सरकार है वो सेंट्रल फोर्स ला सकता है। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी मिलिट्री, सीआरपीएफ, बहुत सारे जवान आपके एरिया में आ जाते हैं, ये सब क्या है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। लेकिन जब वो देखते हैं कि माहौल ख़राब हो रहा है या दंगा हो सकता है या कोई झमेला हो सकता है, तो वहाँ पर वो लोग सेंट्रल फोर्स उतार देते हैं ताकि वहाँ का देखरेख ठीक से किया जाए। ध्यान रखिएगा, जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार देखती है, और जो सेंट्रल फोर्सेज है, ठीक है, जैसे आपका सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, ठीक है, जो आर्मी है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं, राज्य सरकार। ऑल्सो द पार्लियामेंट बाई लॉ मे इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट और मे ऑल्टर इट्स नेम एंड बाउंड्रीज। अब संसद में जो कानून के द्वारा किसी भी राज्य का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, साथ ही साथ उसके नाम को भी बदला जा सकता है, उसके क्षेत्र को। जैसे इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया, तो ये कैसे हुआ, संसद में ये चीज किया गया। द फेडरल प्रिंसिपल envisages a dual system of courts, but in India we have unified judiciary with the Supreme Court at the apex. अब देखिए, जो फेडरल प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसमें दो तरह के कोर्ट्स की बात होती है, लेकिन भारत में सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, और उसका न्याय सबसे ऊपर है, उसके न्याय को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस अ स्ट्रॉन्ग सेंटर बाय असाइनिंग ऑल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टू द सेंटर एज पर द यूनियन लिस्ट। अब देखिए, जो भारतीय संविधान है, ठीक है, वो एक मजबूत केंद्र सरकार बनाती है, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य रहता है, जो कि हमारा यूनियन लिस्ट में है। द स्टेट गवर्नमेंट हैव वेरी लिमिटेड पावर्स। राज्य सरकार के पास केंद्र सरकार की तुलना में बहुत ही कम शक्तियां होती हैं। फिनेंशियली द स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन द सेंटर। आर्थिक रूप से जो राज्य सरकार है वह केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहती है, क्योंकि केंद्र सरकार बजट के द्वारा राज्य सरकार को पैसा देती है ताकि वो अपने राज्य का विकास कर सके। From the above discussion, it is clear that there is a tilt in favor of the center at the cost of the states. अब ये जो हम लोग डिस्कशन किए, वहाँ से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जो केंद्र सरकार है उसके प्रति तरफ ज़्यादा झुकाव है, ठीक है, राज्य सरकार के तुलना में केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। The states have to work in close cooperation with the center. जो राज्य है, जो राज्य सरकार है, उसको केंद्र सरकार के साथ बहुत ही करीबी साथ मिल के काम करना होता है। This has lent support to the contention that the Indian Constitution is federal in form but unitary in spirit. अब इससे ये समझ में आता है कि जो भारतीय संविधान है वह संघीय है, ठीक है, उसमें जो कंटेंट्स दिया हुआ उस हिसाब से, और स्पिरिट में, मतलब स्पिरिट का मतलब हो गया भाव से, स्वभाव से, यह एक साथ है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैव कॉल्ड इट सेमी फेडरल और क्वासी फेडरल सिस्टम। अब जो संवैधानिक एक्सपर्ट्स हैं वो लोग इसको कहते हैं कि भारत एक सेमी फेडरल या क्वासी फेडरल सिस्टम है, ठीक है। ये पूरी तरह से संघीय नहीं है, कुछ हद तक संघीय है और कुछ हद तक नहीं है। भारत में दोनों है, फेडरल सिस्टम भी है, नॉन फेडरल सिस्टम भी है।